नमस्कार, गुड मॉर्निंग, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर लोधी गार्डन से, दिल्ली से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए। बात होगी फिटनेस की, राजनीति की, मनोरंजन की और खेल की सभी खबरों की। तो सुबह के 9 बजे तक बने रहिए हमारे साथ हर एक खबर को डिटेल के साथ में जानने के लिए। शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। खबर आपको बंगाल से बताएंगे क्योंकि आज पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो आपको बता दें कि 1600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना है। और देखिए, कई मायनों में खास भी सौगात हो जाती है। पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में अब से कुछ ही महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये बेहद ही अहम दौरा है। इस बीच संबोधित भी करेंगे जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई परियोजनाओं का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। बाकी डिटेल्स आपको रिपोर्ट में देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। बंगाल की सियासत के लिहाज से पीएम मोदी का ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जा रहा है कि अगले ही हफ्ते चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और राज्य के लिए लगभग 18,680 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस मौके पर 420 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले कई राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। साथ ही जहाज रानी और पोर्ट से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमृत स्टेशन योजना के तहत 6 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन और बेलदा दांतन के बीच 16 किलोमीटर तीसरी रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य की मतदाता सूची में बड़े बदलाव सामने आए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है। अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। कैसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है, सबके बीच में आपको दिखाते हैं। हरियाणा में एक दिन बाद तो महज 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें एक सीट पर बीजेपी की जीत तो कंफर्म है, लेकिन दूसरी सीट पर सस्पेंस बना हुआ है कि वो किसके खाते में जाएगी। बीजेपी ने दूसरी सीट पर भी जीत का दावा किया है। ऐसे में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग और अपने विधायकों के टूटने का डर सताने लगा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू कर दी है और अपने विधायकों को बचाने के लिए चंडीगढ़ से 111 किलोमीटर दूर कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल के शिमला भेज दिया गया ताकि उनके विधायकों को तोड़ा ना जा सके। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के 37 विधायक हैं और पार्टी ने अपने सभी विधायकों को 3 गाड़ियों से शिमला भेज दिया है। विधायकों की सुरक्षा के लिए कई एस्कॉर्ट गाड़ियां भी लगाई गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इन्हें शिमला के छराबड़ा के एक निजी आलीशान होटल में रखा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 16 मार्च तक इसी होटल में रहेंगे और वोटिंग वाले दिन ही इन्हें यहां से चंडीगढ़ ले जाया जाएगा। करते हैं यूपी के संभल की, जो हमेशा कभी न कभी विवादों में बना ही रहता है, लेकिन इस बार विवाद है वहां के डीएसपी के बयान को लेकर। दरअसल ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर संभल के डीएसपी के द्वारा एक बयान दे दिया गया। अब उस बयान के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला हो गए, उनका पारा हाई हो गया। लेकिन आखिरकार ये बयान ऐसा क्या था जिसके ऊपर ओवैसी को गुस्सा आ गया, आपको सुनवाते हैं। संभल के डीएसपी कुलदीप कुमार पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले उनके गुस्से की इनसाइड स्टोरी बता देते हैं जिसकी वजह से एआईएमआईएम चीफ का खून खौल उठा है। दरअसल यूपी में लगातार ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी को देखते हुए संभल डीएसपी ने बयान दे दिया। लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। आदमी घर से निकलता है 8:25 को, वो भागा भागा जाता है और उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई तो वो जहाँ देखता वही अपना बिछा लेता। वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही संभल के डीएसपी का बयान वायरल हुआ,
वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी मैदान में कूद गए और जुमे के दिन हैदराबाद के मंच से डीएसपी कुलदीप कुमार की तुलना इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से कर दी। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। और सुनो डीएसपी, तुम बेंजामिन नेतन्याहू की जबान में बात कर रहे हो। अगर कल कोई इजराइल की ताईद में एहतजाज निकाला जाएगा तो तुम तो जय जय के नारे लगाओगे ना। राजनीति के बैरिस्टर बाबू यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी फिर से निशाना साधा और इजराइल दौरे पर वहां की संसद से मिले अवार्ड पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब संभल के डीएसपी कुलदीप कुमार से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ यूं कि जब से संभल के डीएसपी का बयान सामने आया है, तब से वहां के कप्तान इस पूरे मामले में एक्शन में आ गए हैं और ये जो बवाल है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी संभल डीएसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जवाब देने के लिए पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क सामने आ गए। तो किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार इस अधिकारी को किसने दे दिया, और ऐसा अधिकारी कोई इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये सिर्फ एक धर्म की जो स्वतंत्रता है, सिर्फ धर्म का अपमान ही नहीं बल्कि पुलिस मैनुअल के भी खिलाफ है। और उसके साथ साथ आप कौन होते हो कि विदेश के ऊपर तस्करा करने वाले। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना अयूब अब्बास ने बयान पर नाराजगी जताई है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से शिकायत कर डीएसपी को तत्काल हटाने की मांग कर दी है। वेटिकन में पोप को कुछ हो जाता है तो पूरे ईसाई निकल के गम मनाएंगे, अगर शंकराचार्य को कुछ हो जाता है तो पूरी दुनिया में सारे हिंदू गम मनाएंगे। इसी तरीके से हमारे मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई साहब को बेरहमी से शहीद कर दिया गया, तो पूरे मुल्क में उनका गम मनाया जा रहा है। उसको लेकर बदतमीजी कर रहा है सीओ संभल पूरी तरीके से। ये नया मिस्टर कुलदीप सीओ संभल, इससे पहले अनुज थे, वो गदा लेके चल रहे थे, वो भी मुसलमानों को थ्रेट कर रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने डीएसपी कुलदीप कुमार से जवाब मांग लिया है। बता दें कि संभल के डीएसपी ने ईद की बैठक के दौरान मुस्लिम समुदाय से बातचीत की थी, जिसमें यूपी में हो रहे प्रदर्शन को लेकर विशेष समुदाय को ईरान चले जाने का विवादित बयान दे दिया था, जिस पर अब बवाल मच गया है। ईरान के साथ जंग तो अमेरिका और इजराइल ने छेड़ी है, जो कि पिछले 15 दिनों से जारी है। लेकिन उसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है, क्योंकि कई जगह पर ईरान के समर्थन में कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है भारत में, आपको दिखाते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग के बीच शुक्रवार को दूसरा जुमा था, जिसमें भारत में कई जगहों पर विरोध देखने को मिला। ईरान के समर्थन में कल जोरदार प्रदर्शन हुआ और अमेरिका इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। जुमे की नमाज के बाद काफी तादाद में शिया मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और तेहरान के लिए अपनी हमदर्दी जाहिर की। ये प्रदर्शन रमजान के आखिरी शुक्रवार पर मनाए जाने वाले यौम ए कुद्स के मौके पर हुआ। श्रीनगर की दरगाह हजरत बल में बड़ी संख्या में लोगों ने रमजान के आखिरी शुक्रवार की नमाज अदा की। उसके बाद शिया समुदाय के सदस्यों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या और ईरान पर अमेरिका इजराइल युद्ध के विरोध में प्रदर्शन किया। हजारों लोग यौम ए कुद्स के मौके पर जम्मू में एकत्रित हुए और फिलिस्तीन ईरान के पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए विरोध मार्च निकाला। ये विरोध अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर छेड़े गए युद्ध के खिलाफ भी था। बाद में हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने उन्हें तितर-बितर कर दिया। जम्मू कश्मीर की तरह लेह में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पर भी शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर वेस्ट एशिया संघर्ष में मारे गए ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नाराजगी जाहिर की।
ईरान के समर्थन में जम्मू कश्मीर में कैसे प्रदर्शन हो रहा है ये तो आपने देख लिया, लेकिन केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि चाहे लखनऊ हो या फिर जयपुर हो, अलग अलग जगहें हो देश की, वहां पर इसी तरीके से कई बार प्रदर्शन देखे गए हैं। तो ऐसे में यूपी से लेकर राजस्थान तक शिया समुदाय के जो लोग हैं वो ईरान के समर्थन में किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको ऑल इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जोरदार प्रदर्शन की ये तस्वीर यूपी की राजधानी और नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की है, जो शिया समुदाय का सेंटर माना जाता है। और एक अनुमान के मुताबिक यूपी में शिया समुदाय की आबादी राज्य के कुल मुस्लिम समुदाय का लगभग 10% मानी जाती है। तो यहाँ पर ईरान को लेकर खासा असर देखने को मिला। लखनऊ आशिफी मस्जिद में अलविदा की नमाज के बाद शिया मुसलमानों का बड़ा प्रदर्शन हुआ। हाथों में आयतुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरें थीं और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं। इमामबाड़े की सीढ़ियों पर इजराइल और अमेरिका के झंडे रखकर लोग उन पर चलते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। मुस्लिम महिलाएं जो है हाथों में बैनर पोस्टर्स लेकर यहाँ पे पहुंची है। इंटरनेशनल फूड्स डे, द डे ऑफ इस्लाम, आफ्टर अली केम मुज्तबा, बैक साइड मुस्लिम के बैनर पोस्टर जो है हाथों में लेके बच्चे भी है, उसमें बुजुर्ग भी है। देखिए किसी के छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंची है और लगातार ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या मैडम क्या मोटिव है इस प्रोटेस्ट का, क्या मकसद है, मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि ईरान वाज़े कर चुका है कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है। कहते हैं कि जब वाज़े हो चुका है, अयतुल्ला खामेनेई इतनी बड़ी शहादत दे के खड़े होकर मौक़िफ़ को दिखा चुके हैं कि मजलूम कौन है, जालिम कौन है, फिर हम मजलूम के साथ क्यों नहीं खड़े। तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। यहाँ पर भी शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शिया समाज का प्रदर्शन हुआ। एक तरफ अल अक्सा मस्जिद को आजाद कराने की मांग की गई। शिया जामा मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। साथ ही साथ ईरान के लिए आवाज बुलंद की। मैंने कहा और यही हमारा भी जो है वो हमारे धर्म का भी दर्श है कि जहाँ भी कोई जालिम हो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो और जो मजलूम हो उसके सपोर्ट में आवाज बुलंद करो। अपनी आजादी के लिए काम कर रहा है और वहाँ जो जालिम और गासिब जो लोग हैं, अमेरिका, इजराइल और उसके साथी, उनको अगर ये बात कही जा रही है, इंसाफ की बात पुकार की जा रही है, तो इसमें कहाँ गलत है। हम यही तो कहते हैं कहीं भी अगर जुल्म होगा, किसी पर भी जुल्म होगा तो हम आवाज उठाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बता दें कि इससे पिछले जुमे में भी शिया समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया था और भारत सरकार से ईरान के समर्थन में उचित कदम उठाने की मांग की गई थी। अब बात करते हैं लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी की, जिनकी तरफ से हमला सदन के अंदर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बोला जा ही रहा है, लेकिन सदन के बाहर भी वो हमलावर नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कच्चे तेल के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया और पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। ऐसी बातें उनके द्वारा कैसे कही गई हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। अब मामला बड़ा आसान हो गया है। मामला क्यों आसान हुआ? क्योंकि उनका जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको पकड़ लिया हमने। अभी आपको पता नहीं लग रहा मगर हमने उसको पकड़ लिया है। नहीं, वो पकड़ लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एनर्जी के मुद्दे पर भी पीएम मोदी को घेरा। मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। लोकसभा में नेता विपक्ष ने ये सभी बयान लखनऊ में पार्टी की तरफ से आयोजित संविधान सम्मेलन में दिया, जहां पर उन्होंने जाति जनगणना का भी मुद्दा उठाया और बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगा दिया। दिल्ली में होली वाले दिन हुए
बड़े तरुण हत्याकांड को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल कुछ लोग QR कोड के जरिए तरुण के परिवार की मदद करने के बहाने पैसे लूट रहे थे और इस पूरे बैंक अकाउंट में 2 ही दिन के अंदर 37 लाख रुपए इकट्ठे भी हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने समय रहते 2 ही दिन के बाद में इस खाते को फ्रीज कर दिया और उसके बाद में कैसे कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर के चर्चित तरुण मर्डर केस में पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कुछ लोग इस संवेदनशील घटना का सहारा लेकर तरुण के परिवार को मदद पहुंचाने के नाम पर आम लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहे थे। पुलिस के अनुसार ऐसे ही एक बैंक खाते में महज 2 दिन के भीतर करीब 37 लाख रुपए जमा हो गए थे। IT एक्ट की धाराओं के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को 14 और इंस्टाग्राम को 8 टेक डाउन अनुरोध भेजे गए हैं। जांच के दौरान पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। 10 मार्च 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक QR कोड दिखाते हुए लोगों से आर्थिक मदद की अपील की जा रही थी। वीडियो में दावा किया गया था कि ये पैसा तरुण के परिवार की मदद के लिए जमा किया जा रहा है, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि ये फंड जुटाने की कोशिश संदिग्ध थी। जांच में सामने आया कि महज 2 दिनों के भीतर उस बैंक खाते में करीब 37 लाख रुपए जमा हो चुके थे। जैसे ही पुलिस को इस संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली, तुरंत संबंधित बैंक शाखा के प्रबंधक से संपर्क किया और खाते में जमा पूरी राशि को फ्रीज करा दिया गया। पुलिस का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि आम लोगों द्वारा भेजा गया पैसा सुरक्षित रहे और किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके। पुलिस ने धोखाधड़ी में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी घटना से जुड़ी जानकारी इंटरनेट मीडिया पर साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें और भ्रामक संदेशों से सावधान रहें। पुलिस का कहना है कि अगर जांच में और लोग शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 4 मार्च की रात होली वाले दिन दिल्ली के उत्तम नगर में विशेष समुदाय के लोगों ने पीट कर तरुण की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के पीलीभीत के जतीपुर गांव में एक लड़ाई हो जाती है और उसके बाद में समुदाय विशेष के युवक के द्वारा दूसरे युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है, गाली गलौज के बाद। उसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चोटिल हो जाता है। लेकिन परिजन वहां पर भी हंगामा करते हैं क्योंकि घायल को अस्पताल में भर्ती नहीं करने दिया जाता है। फिर क्या होता है, देखिए रिपोर्ट। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती, गली गली गश्त करते पुलिस बल के जवान। ये नजारा है पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव जतीपुर का, जहां गुरुवार को 2 समुदायों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 40 साल के महेंद्र पाल की जान पर बन आई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल महेंद्र पाल की अपने ही पड़ोस में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि जब महेंद्र पाल अपने घर से निकले तो रास्ते में असलम, हनीफ, उस्मान समेत कई लोगों ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से बुरी तरह पीट कर अधमरा कर डाला। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को गांव में तैनात करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि कुछ की तलाश में दबिश जारी है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनके द्वारा मारपीट की गई है और साथ ही साथ जो भी क्षेत्र है, संवेदनशील जगह है थाना क्षेत्र में, वहाँ पे पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है अभी, ताकि एक शांति व्यवस्था बनी रहे, लोगों के अंदर ये विश्वास रहे कि पुलिस जो है अपना काम कर रही है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। और जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई उसमें सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल अस्पताल में भर्ती महेंद्र पाल की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर आपको बताते हैं यूपी के फतेहपुर से, जहां पर सपा नेता हाजी रजा और उसके जो गुर्गे हैं उसके ऊपर लूटपाट की कोशिश और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि बीजेपी नेता फैजान रिजवी के ऊपर जो हमला हुआ था उसके जो मुख्य गवाह थे उसके ऊपर अटैक किया गया। ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, खबर क्या है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में।
यूपी के फतेहपुर जिले में सपा नेता रजा मोहम्मद उर्फ हाजी रजा सहित 10 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और लूट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बरदाही बाजार में एक मुकदमे के मुख्य गवाह इमरान पर हुए हमले से जुड़ा है। पीड़ित इमरान भाजपा नेता फैजान रिजवी के साथ 2021 में हुई मारपीट के एक मामले में मुख्य गवाह है। फैजान रिजवी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। आरोप है कि गवाही से नाराज होकर आरोपियों ने 10 मार्च को इमरान को घेर लिया और उस पर हमला किया। हमलावरों ने उसे बेरहमी से पीटा और लूटपाट भी की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये इमरान जो हैं ये हमारे मुख्य गवाह हैं और हमारे भाई हैं, और इनको क्या कहते हैं, कई दिनों से ये धमकी दी जा रही थी कि अगर तुम गवाही दोगे और फैजान रिजवी का अगर साथ तुम नहीं छोड़ते हो तो तुमको तुम्हारा काम लगा दिया जाएगा। आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने में आनाकानी की थी, लेकिन लगातार दबाव के बाद पुलिस को सपा नेता हाजी रजा समेत कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा, जिसमें 9 नामजद समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। भाजपा नेता फैजान रिजवी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों का क्षेत्र में दबदबा रहा है। पीड़ित पक्ष ने अपनी जान को खतरा बताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। सपा नेता हाजी रजा पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं।